दोस्तों, हम लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित कल की कक्षा में किशनगढ़ उपशैली जो कि मारवाड़ की उपशैली है, मारवाड़ शैली की उपशैली है, उस पे हम लोगों ने चर्चा किया था। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे, कौन से महत्वपूर्ण चित्रकार और चित्र था। हमने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही विस्तार तरीके से उस पर अध्ययन किया। आज की कक्षा में उसी मारवाड़ शैली के आगे हमारा अगला बिंदु होगा उसी मारवाड़ शैली की अगली उपशैली। दो उपशैली और बची हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक है अजमेर और दूसरी है नागौर। तो नमस्कार, मैं राहुल सर आप सभी का आपके चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी कक्षा है अजमेर व नागौर उपशैली, जो कि राजस्थानी शैली के अंतर्गत एक शैली आती है मारवाड़ शैली। उसी मारवाड़ शैली की यह उपशैली है। इन दोनों को इसमें कुछ ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है, बस दो चार लाइन इसके बारे में हमें जानना है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पर्याप्त होगा। तो दोस्तों आइएगा, देखिएगा, हमारी आज की कक्षा है, आज की अगली कक्षा हमारी है, ध्यान दीजिएगा, अजमेर शैली। और अजमेर शैली और नागौर शैली, ये दोनों शैलियां 5-5 मिनट की कक्षा में हम देख लेते हैं। क्या इसमें पढ़ना है, कुछ खास पढ़ना नहीं इसमें, बस जानते रहिए थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो दोस्तों देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं राजस्थानी शैली। कौन सी शैली? राजस्थानी, राजस्थानी शैली बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए यह शैली। यहाँ से क्वेश्चन थोक के भाव में आते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली, कौन सी शैली? मारवाड़ शैली। और इस मारवाड़ शैली के अंतर्गत एक उपशैली आती है जो हमें आज पढ़ना है। उसका क्या नाम है? अजमेर शैली। क्या नाम है? अजमेर उपशैली, या शैली ही लिख दो। आज का हमारा यही बिंदु है, कौन सा? अजमेर शैली। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। ये जो मारवाड़ की उपशैली है अजमेर शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, ये महत्वपूर्ण शैली उपशैलियां हैं मारवाड़ की, जिसकी बहुत ही बेहतरीन चर्चा हम लोगों ने पिछली कक्षा में कर ली है दोस्तों। माफ करिएगा। जो हमारा भाई बहन देखा न हो, हमसे नया जुड़ा हो, वो पिछली कक्षाओं को देख सकता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते भी हैं, परीक्षा में अब ज़्यादा समय भी नहीं रहा है। परीक्षा बहुत ही नज़दीक है आपके सामने, अब आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो दोस्तों, ये जो अजमेर शैली है, ये जो अजमेर नामक स्थान है राजस्थान में, ये अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और उस अजमेर में पनपने वाली शैली, विकसित शैली को अजमेर शैली कह दिया गया। तो अजमेर भी अगर देखेंगे चित्रकला की दृष्टि से, चित्रकला की दृष्टि से ये अजमेर बड़ा ही प्रसिद्ध व विख्यात रहा है। किस दृष्टि से? चित्रकला की दृष्टि से अजमेर बहुत ही प्रसिद्ध व बहुत ही विख्यात तथा इसका प्रमुख, चित्रकला का प्रमुख केंद्र रहा है। कौन? यह अजमेर। यह बात याद रखिएगा। अजमेर में जैसे आप देखेंगे, एक बहुत ही विख्यात मेला लगता है, बहुत ही प्रसिद्ध पुष्कर मेला। हिंदुओं का तीर्थ स्थल भी है पुष्कर। तो पुष्कर मेला भी अजमेर में लगता है। अजमेर की अगर स्थापना की बात की जाए तो एक था अजय पाल। अजय पाल ने ही इसकी स्थापना की थी। किसकी? इस अजमेर की। अजमेर की स्थापना करने का श्रेय दोस्तों किसको जाता है? इसी अजय पाल चौहान को जाता है। किसको? इसी अजय पाल चौहान, लिख दीजिए, इसी अजय पाल चौहान को इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपने इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा, बहुत ही कॉमन चीज है, इसके बारे में ज्यादा नहीं, हमें बहुत थोड़ा बहुत ध्यान से देखना है, 4-6 लाइन। तो देखिएगा, अगर स्थापना की बात कर ली जाए तो स्थापना अजय पाल चौहान करता है। किसकी? अजमेर की। आप देखेंगे अजमेर में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, किसकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन
मोइनुद्दीन चिश्ती। इसी अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होने के कारण इस अजमेर शहर को, अजमेर नगर को, अजमेर नामक स्थान को काफी प्रसिद्धि मिली। तथा अच्छा, ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इससे लोगों का आना जाना भी काफी दूर दूर से शुरू हो गया, जिसके कारण यह चर्चा में यह स्थान रहा। और यहाँ पर जो भी आप देखेंगे, चाहे वह कला हो, चाहे कला के साथ साथ संस्कृत हो, दोनों का समन्वय स्वरूप उभर कर सामने आने लगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो अजमेर शैली है, इसमें दोस्तों एक कर्नल टॉड है इतिहासकार, जिसका नाम है, इतिहासकार का नाम है कर्नल टॉड। क्या नाम है? कर्नल टॉड। कर्नल टॉड तो इस अजमेर के लिए यहां तक कह दिए, उन्होंने कहा कि यह अजमेर राजस्थान की कुंजी है। क्या कहकर संबोधित किया कर्नल टॉड ने इस अजमेर को? उन्होंने कहा कि यह अजमेर जो है, यह राजस्थान की कुंजी है। ऐसा किसने कहा? यही इतिहासकार कर्नल टॉड ने कहा कि अजमेर जो है राजस्थान की कुंजी है, ऐसा कहकर संबोधित किया। ये कथन, ये लाइन याद रखिएगा। और अजमेर की प्रसिद्धि बढ़ने के कारण ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसका भी कारण रहा है। पुष्कर मेला भी बहुत विख्यात है, बहुत बड़े पैमाने पे मेला मिल लगता है, उसका भी योगदान रहा है यहाँ की कला एवं संस्कृति के विकास में। तो दोस्तों, इस क्षेत्र में पनपने वाली शैली को इसी के नाम से अजमेर शैली कह दिया गया। ये दोनों बात आप याद रखिएगा कि कर्नल टॉड ने राजस्थान की कुंजी कहा है किसको? अजमेर को। एक नाम आता है कुंवर संग्राम सिंह का। किसका नाम आता है? कुंवर संग्राम सिंह का। कुंवर संग्राम सिंह लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। एक नाम आता है कुंवर संग्राम सिंह। कुंवर संग्राम सिंह का कहना है कि ये जो किशनगढ़ शैली है, किशनगढ़ शैली का विकास इसी अजमेर शैली से हुआ माना जाता है। यानी कुंवर संग्राम सिंह कहते हैं कि ये जो किशनगढ़ शैली है, अगर इसके विकास की बात की जाए, इसके जन्म, यहां तक की बात कर ली जाए कि जन्म की बात कर ली जाए, किशनगढ़ शैली का जन्म या विकास का किस शैली से होता है? इसी अजमेर शैली से होता है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा यही कुंवर संग्राम सिंह कहते हैं। तो दोस्तों, कर्नल टॉड ने राजस्थान की कुंजी कहा अजमेर को। ये बात आपको नोट एकदम दिमाग में गठिया लेना है, टोंगम बांध ले, एकदम टोंगम बांध ला कि कर्नल टॉड ने क्या कहा था, राजस्थान पे कौन सी टिप्पणी दी थी। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा, तो इसको याद रखिएगा, एक एकदम गांठ बांध ला कि राजस्थान की कुंजी किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। ऐसा किसने कहकर संबोधित किया? तो ऐसा इतिहासकार कर्नल टॉड ने कहा। और किशनगढ़ शैली का ही विकास, इस किशनगढ़ शैली का विकास इसी अजमेर शैली से हुआ है, ऐसा किसका मानना है, या ये किसका कथन है, या ऐसा कौन कहा? तो ये याद रखिएगा, कुंवर संग्राम सिंह ने कहा कि किशनगढ़ शैली का विकास इसी अजमेर शैली से हुआ है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। और अगर हम बात कर ले रहे कि इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख चित्रकारों की, ध्यान दीजिएगा, प्रमुख चित्रकार की बात कर लें। प्रमुख चित्रकार, बहुत ही, इसमें ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, चाहे नागौर शैली हो, चाहे आपकी अजमेर शैली हो। हमको किशनगढ़ शैली को विस्तार से पढ़ना था, हमने उसको 2 वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा। मारवाड़ शैली भी
बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा, उसकी उपशैली बीकानेर को भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा। जो चीजें हमको ज्यादा नहीं पढ़नी उसको हम ज्यादा क्यों पढ़े भाई, ये अच्छा इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है, जितना थोड़ा मोड़ा मैटर है उसको हम छाट के क्रीम की तरह आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर प्रमुख चित्रकार की बात कर लें इसमें, तो इसके अंतर्गत प्रमुख चित्रकारों में हुस्ना और साहिबा, ये दो प्रमुख नाम है, ध्यान रखिएगा, हुस्ना और साहिबा, हुस्ना साहिबा और एक है चांद, चांद, ये तीन प्रमुख नाम आपको याद रखना है। किसके बारे में, इस जौन, अच्छा अल्लाह बख्श को भी इसी में रख सकते हैं, एक और है अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श, ये चार चित्रकार हैं प्रमुख रूप से। इन चारों चित्रकारों का नाम याद रखिएगा, जो कि किस शैली के अंतर्गत आते हैं, ये अजमेर शैली के अंतर्गत आते हैं। अजमेर मारवाड़ के अंतर्गत आती है और मारवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत आती है। इस क्रम को, इस बात को याद रखिएगा। अजमेर शैली के अंतर्गत मेरे प्यारे भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, इस चीज को एकदम दिमाग में टोंगा गठिया ला, आखिर कुतरिया से स्कैन कहला, कि जो अजमेर शैली है, इस अजमेर शैली में एक है हुस्ना और एक है साहिबा, ये दोनों महिला चित्रकार हैं, ये दोनों महिला चित्रकार हैं। इस बात को याद रखिएगा, हुस्ना हो चाहे साहिबा हो, ये दोनों चित्रकार महिला चित्रकार हैं। और ये जो चांद है, राजा पाबू का छवि चित्र, ये जो चांद है राजा पाबू का, पाबू का छवि चित्र इन्होंने ही बनाया था। ये जो चांद नाम का चित्रकार इस अजमेर शैली के अंतर्गत है मेरे प्यारे भैया, इन्होंने राजा पाबू का छवि चित्र, जो कि बहुत विख्यात है, उसकी चित्रकारी करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। किस चित्रकार को, चांद को। हुस्ना और साहिबा ये अजमेर उपशैली की, जो कि मारवाड़ के अंतर्गत आती है, उसकी दो प्रमुख महिला चित्रकार थी। चाहे हुस्ना की बात कर लें चाहे साहिबा की बात कर लें। एक है अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श और चांद, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। उसके बाद महिला चित्रकारों में दो नाम आपको याद रखना है, एक हुस्ना और एक साहिबा। आप इसी अजमेर में देखेंगे तो अकबर ने अकबरी मस्जिद भी बनवाया था। इसी अजमेर में अकबर ने अकबरी मस्जिद, चूंकि वास्तुकला का भी, चूंकि वास्तुकला हम अभी अलग से पढ़ेंगे, तो वास्तुकला हो चाहे स्थापत्य कला हो, स्थापत्य कला का भी उदाहरण हमें, अच्छा राजस्थान तो स्थापत्य कला से भरा हुआ है, पूरा भरा भरा पड़ा हुआ, क्योंकि राजाओं का एक स्थान ही था जिसके आधार पर उसको राजस्थान कह दिया गया। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे, अगली हमारी उपशैली है, अगली उपशैली का नाम है नागौर उपशैली। क्या नाम है, ध्यान दीजिएगा, अगली उपशैली हमारी है जिसका नाम है नागौर, नागौर उपशैली। ध्यान दीजिएगा, ये भी थोड़ा बड़ा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, इसके बारे में दो चार लाइन जानते रहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हम कि ये जो नागौर उपशैली है, अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए तो सपाद लक्ष्य के, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना की स्थापना की बात कर ले, तो सपाद लक्ष्य के चौहानों ने इसकी स्थापना की थी। किसकी, नागौर की। नागौर की स्थापना मेरे भैया, मेरे बहन, मेरे भावी शिक्षक, भावी शिक्षिकाओं, इस चीज को टोंगम गठिया कदम अखिया पुत्रिया स्कैन कहला कि नागौर शैली के संस्थापक, सॉरी नागौर शैली के नहीं, नागौर स्थान के, नागौर नगर की इसकी स्थापना किसने की, सपाद लक्ष्य के चौहानों ने इसकी स्थापना की। आप देखेंगे कि पूर्व मध्यकालीन या पूर्व मध्यकाल में ये जो नागौर है, यहाँ के खतरगंज के साधुओं ने उत्कृष्ट चित्रकला का नमूना प्रस्तुत किया, जो कि पटरे पर, लकड़ी के पटरे पर, लकड़ी की पट्टिकाओं पर उनका जो है बहुत विशेष उल्लेख मिलता है। आप देखेंगे कि 1468 ईस्वी में पांडव चरित्र भी चित्रित हुआ। बीकानेर के जो शंस खां थे उनके काल में, बीकानेर के शंस खां के काल में ही इसमें जो है 1468 ईस्वी में 1468 ईस्वी में
जो है आप देखेंगे 1468 ईस्वी में पांडव चरित्र, क्या है, पांडव चरित्र का चित्रण हुआ। ये चीज याद रखिएगा। इसमें अगर और जो थोड़ा बहुत जानना चाहें तो आप देखेंगे कि इस उपशैली में जो सभी ही चित्र हैं, जो व्यक्ति चित्र हैं, वो वृद्धा अवस्था के चित्र ज्यादातर बने हैं। किस अवस्था के? वृद्धा अवस्था के सभी ही चित्र अधिकतर बने हैं। किस उपशैली में? इस नागौर उपशैली में। इस चीज को याद रखिएगा। बस दोस्तों, जो राजस्थानी चित्रकला है उसकी जो शैली है एक मारवाड़ शैली, उसके लिए हमें इतना बहुत ज्यादा सफिशिएंट होगा। बहुत ही मतलब जो महत्वपूर्ण था, बहुत महत्वपूर्ण था, उसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। इसके अलावा कुछ अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, यहां से नहीं बनेगा। क्वेश्चन यहां से बनेगा भी नहीं। जहां तक क्वेश्चन बन सकता है वो सारी बातें हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं बहुत ही विस्तार तरीके से। तो दोस्तों, उम्मीद रखता हूं क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।